नमस्कार, मैं भूपेश बाजिया, श्री बी.आर. मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर से। आज का हमारा शीर्षक है भाषा के प्रकार। कल हमने भाषा की अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ा। सामान्य रूप से भाषा किसे कहते हैं और भाषाविदों ने भाषा के लक्षणों के आधार पर उसकी परिभाषा को किस प्रकार निरूपित किया। इससे आगे बढ़कर आज हम इसके अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी भाषा में मूल रूप से हमें उसके दो रूप दिखाई देते हैं। भाषा का एक रूप है मौखिक, जिसे श्रव्य रूप कहा जाता है। दूसरा प्रकार है लिखित, ये दृश्य रूप है। किसी भी भाषा में सबसे पहले मौखिक रूप अस्तित्व में आता है। मनुष्य ने जब बोलना शुरू किया तो यही रूप था। इसके लिए मनुष्य को बाहर के किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति अपने उच्चारण अवयव से, जिसमें 22 अंग होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, ओष्ठ, दांत, नासिका, कुल मिला के 22 अवयव हैं, जिनकी सहायता से किसी भाषा का उच्चारण, किसी भाषिक ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। बाद में जब लिपि का विकास हुआ तो भाषा का लिखित रूप सामने आया। मूलतः ये दोनों रूप एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर हैं। कुछ सीमाएं मौखिक रूप की रही, इसलिए लिखित रूप को अस्तित्व में आना पड़ा। मौखिक रूप किसी भाषा का मूल रूप है, प्राथमिक रूप है, जबकि लिखित रूप किसी भी भाषा का द्वितीयक रूप है। एक बड़ा अंतर यह है कि मौखिक भाषा के व्यवहार के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लिखित भाषा का जब हम उपयोग करेंगे तो उसके लिए पेन, पेंसिल, चौक, कलम, इस तरह के उपकरणों की जरूरत होगी। भाषा की शुरुआती अवस्था में हम देखते हैं, जब लिपि का विकास हुआ था, उस समय की लिपि कीलाक्षर लिपि, कील के माध्यम से या नुकीली वस्तुओं के माध्यम से गीली मिट्टी पर अक्षरों को, वर्णों को उकेरा जाता था। सुमेरियन लिपि इसी प्रकार की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में जो हमें अभिलेख मिले वो इसी अंकित की हुई लिपि के हैं। अशोक के शिलालेख भी शिलाओं पर, पत्थरों पर छेनी और हथौड़े की मदद से अंकित किए गए थे। ये भाषा का लिखित रूप। भाषा के मौखिक रूप का आधार ध्वनि होती है और उस ध्वनि को एक अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है। भाषा के लिखित रूप का आधार भी ध्वनि है, लेकिन उस ध्वनि को वर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एक प्रमुख बात कि मौखिक रूप में अक्षर होते हैं और लिखित रूप में वर्ण होते हैं। मौखिक रूप के बाद लिखित रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मौखिक रूप क्षणिक है, स्थायी नहीं है। अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, कुछ समय बाद अगर आप इसको सुनना चाहो तो बगैर किसी उपकरण के ये संभव नहीं होगा। लेकिन मैंने अभी जो लिखा और आप जो लिख रहे हो, ये रूप कल परसों नहीं, सालों तक, सदियों तक आपके साथ रह सकता है। तो ये मुख्य अंतर है कि भाषा को स्थायित्व देने के लिए लिखित रूप का आविष्कार हुआ। अब मौखिक और लिखित रूप के बाद में अलग अलग आधार हैं, जिन आधारों पर भाषा के अलग अलग रूपों को निर्धारित किया गया। पहला आधार ऐतिहासिक आधार। इतिहास के आधार पर भाषाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। भाषाविदों ने यह माना कि शुरुआत में कुछ भाषा परिवार थे
अलग अलग क्षेत्रों में। उन परिवारों से ही बाद की भाषाओं का विकास हुआ। अधिकतर भाषाविद मानते हैं कि लगभग 13 या 14 परिवार थे, जिनमें सबसे बड़ा परिवार था भारोपीय भाषा परिवार। भारत और यूरोप की अधिकतर भाषाओं का विकास इसी भारोपीय भाषा परिवार में हुआ। तो ऐतिहासिक क्रम के आधार पर अगर हम भाषाओं के प्रकार की बात करें तो प्राचीन भाषाएं जैसे भारोपीय भाषा, मूल भाषा परिवार, फिर मध्यकालीन भाषाएं, भारोपीय भाषा से जो आर्य भाषाएं निकली उनका उदाहरण लें तो ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं वैदिक और संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जिनमें अपभ्रंश के 7 प्रकारों से अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ। तो ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन भाषाएं, मध्यकालीन भाषाएं और आर्य भाषाएं, ये 3 प्रकार मुख्य रूप से भाषाविदों ने माने। भौगोलिक आधार, भाषा कितने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, उसका प्रयोग कितने बड़े क्षेत्र में होता है, इसके आधार पर अलग अलग प्रकार निर्धारित किए गए हैं। एक है भाषा या परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा, जैसे हमारी हिंदी है, ये लगभग पूरे देश में बोली जाती है। उसका जो छोटा रूप है वो है विभाषा या उपभाषा। हम ये मान सकते हैं कि ये मुख्य रूप से प्रांत स्तर पर प्रयुक्त होती है। जैसे हिंदी लगभग पूरे भारत की या उत्तर भारत की भाषा है, तो उसकी एक उपभाषा है राजस्थानी, जो राजस्थान प्रांत में बोली जाती है। उपभाषा का और छोटा रूप है बोली, जो किसी मंडल स्तर पर बोली जाती है। जैसे राजस्थानी की अलग अलग बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी। बोली का और छोटा रूप उपबोली, जैसे मारवाड़ी बोली है और इसकी अलग अलग उपबोलियां हैं, नागौरी है, थली है, खटकी है, गोडवाड़ी है, देवड़ावाटी है, ये अलग अलग उपबोलियां हैं। और भौगोलिक आधार पर भाषा का जो सबसे छोटा रूप है वो है व्यक्तिगत बोली। हर एक व्यक्ति की बोली अलग अलग होती है। तो भाषा से लेके बोली तक भौगोलिक विस्तार के आधार पर भाषा के अलग अलग प्रकार हमें दिखाई देते हैं। अगला रूप है निर्माता के आधार पर भाषा का निर्माण किसने किया। सामान्य रूप से भाषा किसी समाज में विकसित होती है, इसका निर्माता कोई एक व्यक्ति नहीं होता। तो ऐसी भाषाओं को सहज भाषा कहा गया। विश्व की अधिकतर जितनी भी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं सब सहज भाषाएं हैं। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, या यूरोप की जितनी भाषाएं, अफ्रीका की जितनी भाषाएं हैं, ये सब सहज भाषाएं हैं। इनका निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, समाज ने किया, और इस प्रक्रिया में सदियों लगी। अगर भाषा का निर्माता कोई एक व्यक्ति हो तो वो भाषा कहलाएगी कृत्रिम भाषा। जैसे आधुनिक काल में एक भाषाविद हुए थे डॉक्टर जेमनहाफ। जेमनहाफ ने एस्पेरांतो नाम की एक कृत्रिम भाषा का आविष्कार किया। इसका आविष्कारक कोई समाज नहीं था, ये एक व्यक्ति विशेष ने बना ली। और इस भाषा को कामचलाऊ भाषा के रूप में माना जाता है। इसमें साहित्य नहीं लिखा जा सकता, लेकिन थोड़े से प्रयास से विश्व का हर एक आदमी इस भाषा को सीख सकता है और वो आपसी विचारों को, भावों को, अपनी बात को प्रेषित कर सकता है, समझ सकता है। तो निर्माता के आधार पर एक सहज भाषा और दूसरी कृत्रिम भाषा। प्रयोगकर्ता के आधार पर भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है। हम देखते हैं अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग प्रकार की भाषा का व्यवहार होता है। आज हम देखते हैं स्कूलों में हम जो पढ़ते हैं वो मानक हिंदी है, परिनिष्ठित हिंदी है।
लेकिन अगर कोर्ट की कार्रवाई की बात करें, अदालती कार्रवाई की बात करें, या पुलिस विभाग की भाषा की बात करें, या फिर राजस्व पटवारी वगैरह की बात करें, तो उनकी भाषा में उर्दू के, अंग्रेजी के तकनीकी शब्द अलग आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कानून की भाषा अलग है, मजदूरों की भाषा अलग तरह की होती है, व्यापारियों की कुछ अलग तरह की होती है, जो महाजन वगैरह हैं उनकी भाषा थोड़ी अलग होती थी। आज हम जाति के आधार पर भी देख सकते हैं, धर्म के आधार पर भी देख सकते हैं कि जाति विशेष की भाषा में कुछ एक अंतर हमें दिखाई देता है। जैसे हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी एक व्यक्ति, सामान्य जो नागरिक है, वो थोड़ी सी अलग तरीके से बोलेगा, और अगर एक पंजाब का आदमी है, पंजाबी है, सरदार है, उसकी हिंदी थोड़ी सी अलग होगी। अगर एक शहरी मुसलमान है, उसकी हिंदी थोड़ी सी अलग होगी। तो प्रयोगकर्ता के आधार पर भाषाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। फिर है मानकता, शुद्धता। कोई भाषा कितनी शुद्ध है, इस आधार पर भी भाषा के प्रकारों को निर्धारित किया गया है। मानकता के आधार पर एक है शुद्ध या परिनिष्ठित भाषा, जैसे हिंदी, जैसे इंग्लिश, इनका एक व्याकरण होता है। दूसरा है मिश्रित भाषा, जो कामचलाऊ भाषा होती है, इसका बेसिकली कोई व्याकरण नहीं होता। जैसे बंबई के कई क्षेत्रों में हम देखते हैं, और भी कई जगहों पे, और आज जो आधुनिक चलन है सोशल मीडिया वगैरह में, तो उसमें हिंदी के साथ इंग्लिश को शामिल कर लिया और एक नई भाषा बन गई हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ये भाषा मिश्रित भाषा है, इसका अलग से कोई व्याकरण नहीं। भाषाओं के इन प्रकारों के अलावा भी कई प्रकार होते हैं, जैसे राष्ट्रभाषा, जैसे राजभाषा, जैसे मातृभाषा। इन अलग अलग प्रकारों के बारे में हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।